ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 5 बेटे पे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स। लेक्चर नंबर 4 आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इन लेक्चर नंबर 4 इफ यू हैव सीन, अगर आपने सच में सिंसियरली देखा हो तो आई हैव डिस्कस अबाउट लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप, linear regression analysis. I have discussed about time series. I have discussed about what are the components of time series. I have discussed about regression analysis क्या होता है, linear regression क्या होता है, F2 में क्या करना है, F5 में क्या करना है। बेटे वो नो डाउट वो लेक्चर F2 का था, ये बात माना। अगर बट द पॉइंट इज, आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जो भी इलस्ट्रेशंस मैंने F2 में की वो सेम इलस्ट्रेशंस दे आर इन कैप्लन ऑल्सो, इन F5 कैप्लन ऑल्सो। कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल मन से ये मत सोचें कि F2 के, बेटे लॉजिकली कंसेप्चुअली तो बातें वही हैं, हमें थोड़ा सा और आगे समझना है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा ही। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मैं एक नई बात को स्टार्ट करूंगा और इस नई बात में बड़ा प्यार से आपको कहूँगा प्लीज़ राइट डाउन, अपना रजिस्टर ओपन करें और बेटा कैलकुलेटर आज अपने पास रख लें, कैप्लॉन की हार्ड कॉपी रख लें, बिकॉज आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेक्चर 4 में आपने देखा कि मैंने कितनी मेहनत से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बताने की कोशिश की। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रिग्रेशन, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रिग्रेशन एनालिसिस, आई हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट रिग्रेशन इक्वेशन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आई हैव गिवन सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स, y इज इक्वल टू a प्लस bx। आज हम थोड़ा सा और F5 के पार्लेंस में F5 के कैप्लॉन को चेक करेंगे कि क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया या कुछ मिसिंग है। 99.99 आप सब कवर कर चुके हैं। तो आइए जी, लेक्चर नंबर 5 की कहानी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कहानी। मैं भूपेश आनंद आपको चाहता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे लेक्चर नंबर 5 में। एंड टुडेज इंट्रो, टुडेज एजेंडा आई विल से, मैंने सबसे पहले आई हैव गिवन यू इंट्रो, लेक्चर 1A 2A 3 4 और लेक्चर 4 में अगर आप देखें तो मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स, ट्रेंड लाइन, साइक्लिकल, ये सभी बातें बताने की कोशिश की। आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है लेक्चर 4 पे आधारित है। इट मींस लेक्चर 4 में जो आपने थ्योरी डिस्कस की, द टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव डिस्कस्ड फ्रॉम F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, those are same questions which are there in F5 also, but I will be doing something other than that also। मैं आज F5 के कैप्लन को ओपन करके आपको बताऊंगा, देखो ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। बेटे लेक्चर 4 मैं फिर रिपीट करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 5 और 6, आज के इस लेक्चर नंबर 5 में मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बातें करूंगा, रिग्रेशन एनालिसिस F5 कैप्लॉन से देखूंगा। लेक्चर नंबर 6 में मैं टाइम सीरीज की इलस्ट्रेशंस करूंगा। इट मींस लेक्चर 5 और लेक्चर 6 आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन लेक्चर नंबर 4। तो अगर आपने ध्यान से लेक्चर नंबर 4 को नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि बेटे लेक्चर नंबर 4 एक बार अच्छी तरह से और देख लें, बिकॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन टूडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, फर्स्टली आपको पता होगा मैंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं बताया था एट द टाइम आई वाज डूइंग कोरिलेशन, क्योंकि उस समय आपको बताता तो लॉजिकली क्या पता क्लियर होता है नहीं, बिकॉज रिग्रेशन इक्वेशन ही नहीं पता थी आपको। यू आर नॉट अवेयर व्हाट आई मीन बाय रिग्रेशन इक्वेशन, व्हाट आई मीन बाय रिग्रेशन एनालिसिस। तो आज वी आर अवेयर कि दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ रिग्रेशन इक्वेशन, हाउ y इज इक्वल टू a प्लस bx, how we can calculate dependent variable is equal to independent variable, how independent variable affects the dependent variable। जैसे मैं कहूं कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क, इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट फैक्टर। अच्छा, ये रटना भी नहीं है, इजीली आपको लॉजिकली पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे दैट विच इज डिपेंडेंट एंड विच इज इंडिपेंडेंट। आपको थोड़ा सा याद होगा इन लेक्चर नंबर 4 मैंने एक क्वेश्चन किया था टेस्ट योरसेल्फ F2 कैप्लॉन में से, एक था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड सेकंड इज सेल्स। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट, आप जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डालेंगे उससे ज्यादा उससे रिलेट करेगा सेल्स। तो सेल्स क्या हो गया, डिपेंडेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको पहले तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बातें बताऊंगा, दैट व्हाट आई मीन बाय डिटर्मिनेशन, इट मीन हाउ एक्यूरेट दैट रिग्रेशन इक्वेशन इज। जो मैंने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई, जो मैंने रिग्रेशन इक्वेशन आपको प्रिपेयर करके बताई, दैट लाइन ऑफ बेस्ट फिट,
मैंने कहा ना कि उस डायग्रामेटिकली हमने पहले लाइन को प्लॉट किया था लेक्चर नंबर 4 में, और फिर उसमें से लाइन हमने ड्रॉ की थी, बट दैट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इट इज नॉट 100% ओके, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि वो रिग्रेशन इक्वेशन, वो जो रिग्रेशन लाइन, वो जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मैंने प्रिपेयर किया, वो कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि जो टोटल वेरिएशंस आएंगी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में, इट इज हाउ मच इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज इन रियल लाइफ बड़े सारे दूसरे फैक्टर्स भी तो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। आप बताइए, आपके F5 की सक्सेस के लिए हार्डवर्क नो डाउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ बड़े सारे और भी फैक्टर्स हैं विच विल अफेक्ट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ F5 एग्जामिनेशन। सो वी विल सी कि भाई हार्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क कितना रिलेट करता है। क्या 80% सक्सेस के लिए F5 के लिए हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट? क्या हार्ड वर्क इज अ डिपेंडेंट इज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर, और देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो मुझे कॉन्फिडेंस देखना है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं उस चीज के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इट मींस आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ एक्यूरेट दैट रिग्रेशन इक्वेशन इज। तो पहले तो हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करेंगे, और उसके बाद बेटे F5 में कैप्लॉन को मैं ओपन करूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, we will be discussing with that. test yourself question number 13, test yourself question number 11। अब ये सभी कुछ रिग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने पहले अभी तक नहीं बताया। लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 ले रहा हूँ, इसमें रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड जो भी कुछ है वो पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद लिमिटेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो टाइम सीरीज आज भी मैं उसके प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, नो डाउट। लेक्चर 4 में मैंने आपको टाइम सीरीज की बात ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 6। बेटे धीरे धीरे करेंगे जिससे कि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। तो मैं भूपेश आनंद, सबसे पहली बात आपके लिए आज अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बीबीबी में भी गिवन है, कैप्लन में भी गिवन है, एग्जामिनेशन किट में बार बार आ रहा है। बेटे ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है क्या? मतलब आपने जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन प्रिपेयर की है वो कितनी एक्यूरेट है, मतलब वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ मच एक्यूरेसी इज देयर इन दैट, how much confident we are कि that equation which we have drawn that is line of best fit is okay। उसके कॉन्फिडेंस को निकालने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को निकालने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यूज करेंगे। तो पहली बात आप सभी कमर सीधी कर लें, आपको लिखना है, ए पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज अ मेजर और अ टूल। जैसे थर्मामीटर होता है, हम डालते हैं तो हमें बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इट इज अ टूल टू फाइंड आउट हाउ एक्यूरेट द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज। वो जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैंने बनाई, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मैंने प्रिपेयर किया, वो कितनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी एक्यूरेसी को निकालने के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं, आई विल बी यूजिंग अ वर्ड, अ कंसेप्ट नेम्ड एज coefficient of determination। So it is a tool to find out the accuracy of that regression line, regression equation। ठीक है सर। Coefficient of determination determines, represents the proportion of total variation in variable। It means जो वो changes आएंगे dependent variable में, उसमें से कितने परसेंट रिग्रेशन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएशन ज़्यादा होगी, आपके माइंड में थॉट्स बदलेंगी, अलग अलग थॉट्स हो सकती हैं, बट वो पूरी थॉट्स जो बदली उसका इफेक्ट इस चीज से कितना है, रिग्रेशन से कितना है। तो बेटे दैट इज, इट मीन बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ दैट रिग्रेशन इक्वेशन। तो आइए सर, आइए, मैं ऊपर मैंने लिखा सिंबॉलिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर स्क्वायर। हम जनरली इसको ऐसे ना कहेंगे, ऐसे आर ना कहेंगे, क्योंकि इसको हम कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मैंने आपको लेक्चर 2-3 में बताया था, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम जनरली क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग आर स्क्वायर, आर स्क्वायर्ड, हायर द आर स्क्वायर हायर विल बी द कॉन्फिडेंस इन रिग्रेशन इक्वेशन। ये बात बड़ी प्रीशियस है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हायर द आर स्क्वायर हायर विल बी द रिग्रेशन, हायर विल बी द कॉन्फिडेंस। मतलब जितना ज्यादा ये 100 के पास होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा इसमें, ये बात मैं अभी बता रहा हूं।
ऑफ, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होने वाली है, माइनस नहीं होती। बेटे लिखना है, लिखेंगे तो ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं एग्जामिनेशन में। आप खाली पढ़ेंगे, बैठेंगे, खाली सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आना, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं लिखा तो आपको लिखना है। मैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इस समय बता रहा हूँ, इट इज द एक्यूरेसी आई वांट टू फाइंड आउट, इट इज अ टूल विद हेल्प ऑफ विच आई कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। तो मैं उसकी एक्यूरेसी को निकालना चाहता हूँ कि अगर टोटल वेरिएशन हुआ डिपेंडेंट में तो वो कितने परसेंट इंडिपेंडेंट से अफेक्ट हो रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कॉन्फिडेंस को निकालने के लिए सिंबॉलिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को मैंने कहा आर स्क्वायर्ड है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आर स्क्वायर्ड की उतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस, आई विल बी कॉन्फिडेंट, हायर द आर स्क्वायर हायर विल बी द कॉन्फिडेंस, एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रेंजेस इन बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू डिटरमाइन करेगी। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं स्टार्ट ही कर दिया, मैंने आपको लॉजिकली, बेटे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल यूज किया कि आपको समझ आए। मैंने कहा जी ठीक है, अपोलो टायर्स के लिए सेलिंग ओवरहेड्स, मैं कहता हूँ जी सेलिंग ओवरहेड्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। बड़ी सिंपल सी बात है, अमिताभ बच्चन साहब अगर ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और वो अपोलो टायर के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो कुछ सेल्स अलग होने वाली है। और अगर कोई नॉर्मल सा हम किसी हीरो को जो अभी भी आया है, अभी इतना पॉपुलर नहीं है, उसको रखते हैं ब्रांड एम्बेसडर, या कोई नई हीरोइन को रखते हैं, तो उससे क्या सेल्स होगी अपोलो टायर की, वो कम होगी। बट बड़ी सिंपल सी बात है, बट द फीस ऑफ अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दैट नॉर्मल, दैट न्यू पर्सन। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अब ये चेक करने वाला हूं, मैंने लिखा कि इफ इट इज अ फंक्शन विद आर स्क्वायर, मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता आर कैसे, आर की वैल्यू कैसे निकाली, मान लेते हैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.90 दिया हुआ है। तो पहले तो हम ये समझ लेंगे कि 0.90 का मीनिंग क्या है। मैंने कहा जी इट मीन्स जो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 90% इट विल वेरी विद द टाइप ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। 10% और भी फैक्टर्स होंगे बेटे, 100% तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स मैं जो कॉन्फिडेंट हूं वो 90% कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है सर, तो ऊपर एग्जांपल में लिखेंगे फॉर अपोलो टायर्स इफ आई से सेलिंग ओवरहेड इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रांड एम्बेसडर विद आर इज इक्वल टू 0.9। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ये समझते हैं। 90% ऑफ द टोटल वेरिएशन, 90% of total variation in selling overheads is explained by brand ambassador fees। मतलब जो भी सेलिंग ओवरहेड्स में जो डिफरेंस आएगा, एक्स डॉलर का एक्सपेंस हो रहा था, अब एक्स प्लस वाई डॉलर्स हो रहा है, तो एक्स प्लस वाई डॉलर्स 90% जो डिफरेंस आएगा इट इज ड्यू टू ब्रांड एम्बेसडर। 10% कुछ और कारण हो सकते हैं। It means I am confident that the equation which I have prepared a regression equation that is 90% okay. It means higher the coefficient of determination better it is. I think आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अच्छा ये बात भी लिख लीजिए, रिमेनिंग 10% इज अकाउंटेड फॉर समथिंग अदर देन ब्रांड एम्बेसडर फीस। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं बेटे लाइफ में। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा। किसकी बताएगा, रिग्रेशन इक्वेशन की। तो मैं इस बात को लेकर चाहता हूं कि आप कोएफिशिएंट, आप एक बार टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए। बेटे मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपको साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं तभी लॉजिकली समझ आएगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहा हूं। समझदार बच्चे होंगे तो आप आराम से सभी के सभी कैप्लॉन को ओपन कर लेंगे। बाकी तो देखिए जी बहाने बड़े बड़े होते हैं सब बच्चों के पास। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर मेजरिंग द कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स इज 0.6। मतलब हम कहीं ना कहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद ले रहे हैं टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। मैंने कहा जो क्वेश्चन कह रहा है आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.6, तो आपको अब ये बताना है विच ऑफ द वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स आपको पता है आर 0.6 है, तो
we will be calculating coefficient of determination, that is r square. When I say r square, that is 0.6 into 0.6, that comes to, आप बताइए 0.6 into 0.6 कितना होगा बेटे, बताओ, मुझे पता है फिर भी आप करो, 0.6 into 0.6 36%। तो बताइए जी, ये तो ओरल क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट इज आंसर। इट मीन्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि 36% का मीनिंग क्या है। इट मीन्स वो जो रेग्रेशन इक्वेशन है उसमें मैं 36% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो वेरिएशन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में, it is 36% due to that independent variable. It means there are so many other factors also which can affect that dependent variable. Getting my point? ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने पहली बात आपको समझा दी that what I want to say you in regard to coefficient of determination। आइए जी, हम इसी कैप्लॉन के साथ चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाएं। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, सो दैट कि आपको एक लॉजिकली पता चल जाए कि मैंने जो भी कुछ कराया आपके कोर्स में था और आप ही के लिए था, इसलिए कोई घबराने की बात है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ढूंढ रहा हूँ बेटे मैं, ये 4 है। कैप्लॉन एक बच्चे ने तो ओपन ही नहीं करी, एक दूसरे ने तो हार्ड कॉपी नहीं निकलवाई। बेटे बताओ, आप ये बताओ, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, वैसे तो कंजूसी करते नहीं आप खाने पीने में, हैं बुक निकलवाने में कंजूसी करते हो, ये गलत है ना बेटे बात। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ चली गई बेटे, कहाँ चली गई? आ रहे हैं बेटे, आ रहे बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहे हैं, आप निकाल लीजिए, मैं आपके साथ साथ पहुँच ही रहा हूँ। ये देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ पर है बेटे, ये रही बेटे, आओ 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 मेरे बेटे, ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 1। बिकॉज रिग्रेशन इक्वेशन इन्होंने पहले कराया, मैंने पहले कोरिलेशन कराया, फिर रिग्रेशन की बातें की, फिर टाइम सीरीज की बातें की। आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा आपको। इन दे हैव फर्स्टली डिस्कस हाई लो, कैप्लॉन की बात करें, इवन बीबीबी दे हैव फॉलोड द सेम, देन दे हैव स्टार्टेड विद द लर्निंग कर्व। मैंने ना तो अभी तक आपको हाई लो बताया ना लर्निंग कर्व बताया, मैं जैसे कह रहा हूँ आप वैसे करें, A to Z सिलेबस कवर्ड होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लीनियर रिग्रेशन हम ऊपर लिख रहे हैं। It means this illustration is in regard to linear regression, and you know that when I say linear regression, it means it is equal to y is equal to a plus bx. When I say y, it means it is dependent. When I say x, it means it is independent. तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कंपनी इज फोरकास्टिंग इट सेल्स, एक कंपनी है जो अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर रही है। अच्छा सेल्स जो है ना बेटे डिपेंडेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा सेल्स बढ़ती है तो बड़े सारे फैक्टर्स होते होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता होगा, ब्रांड एम्बेसडर एक्सपेंसेस होते होंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता होगा, सब कुछ होता है, ठीक है जी। फॉर 4 क्वार्टर्स इट हैज़ कैरिड आउट अ लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, सारे फैक्टर्स को प्लॉट किया, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था, फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करी और फिर उससे रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ करी और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आ गया। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, a फिक्स्ड है, b क्या है स्लोप है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है सर। a की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी और b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। इट मीन्स आपके लिए काम आसान हो गया, a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है। द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज देयरफॉर, वो कहता है क्योंकि ये हमें पता है a और b की वैल्यू, एंड वी नो दैट y इज इक्वल टू a प्लस bx। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर नंबर 4 हाउ वी कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.7x, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन गिवन टू मी इन द क्वेश्चन ओनली। When x is the number of quarter and y is the sales value, it means वो कह रहा है जी y sales value है और x quarter है, it means quarter is independent variable and y sales is dependent variable. Calculate the sales for each of the quarters in 2005। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर है। Q1 में आपको या कोई भी क्वार्टर होगा तो हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगाएंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगाएंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगाएंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगाएंगे। आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है सर। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। Q1 है तो 1 वैल्यू पुट कर दी, Q2 में 2, Q3 में 3, Q4 में 4। अब a की वैल्यू तो फिक्स्ड ही होती है, आप चेक करिए, फिक्स फिक्स फिक्स। अच्छा स्लोप भी सेम है, इसके बाद क्या आंसर ही तो निकालना है। बट मैंने क्या किया, इसकी भी हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई कि आपको थोड़ा सा लिखने में समझ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप मेरी बात को प्यार से समझ पाएंगे। तो बेटे मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की और आपके लिए
ये एक बात और प्रेजेंट कर दी कि आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। फ्रेंड्स, फर्स्टली फाइंड आउट विच एनालिसिस टेक्निक इज एप्लीकेबल। इट मीन्स बिकॉज मैं इस समय आपको रिग्रेशन इक्वेशन की बातें कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, आई एम यूजिंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि कौन सी टेक्निक अवेलेबल एप्लीकेबल है। ठीक है सर, आप लिखेंगे बेटे बड़ा इजी है, लेकिन आप देखिए मैंने आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किया, तो आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। फ्रेंड्स, फर्स्टली फाइंड आउट विच एनालिसिस टेक्निक इज अवेलेबल एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन कह रहा है कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा, रिग्रेशन की टाइम सीरीज की बात नहीं कर रहा, रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहा है, रिग्रेशन लाइन की बात कर रहा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट की बात कर रहा है, तो रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहा है। तो वी नो रिग्रेशन इज इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लीनियर रिग्रेशन आपको सबको पता है, मुझे भी पता है, मैंने लेक्चर 4 में बड़े डिटेल में बताया। वाई इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू है, y is dependent factor, and in this question this is sales value, and x is number of quarters. In this question it is independent। ठीक है जी, x और y पता चल गया बेटे। इसके बाद क्या करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम थोड़ी है। मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर करी Q1 के लिए। जब आप इक्वेशन यूज़ करोगे तो यहाँ पर यूज़ करोगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में x1 लगा दो, अभी हमने देखा। फिर Q2 में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू वहाँ 2 रख दो। फिर हम Q3 में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू 3 रख दो। तो आई थिंक इसको बाकी तो मैथमेटिकली 1 सेकेंड में कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। आइए जी, मैं इस समय आपके सामने आ रहा हूँ और मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 को लेके आने चाहता हूँ। और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया था F2 में। इसका मतलब F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लीनियर रिग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो इन्होंने F5 कैप्लन में भी डिट्टो कॉपी पेस्ट दिया। आपको यकीन ना हो तो आप लेक्चर नंबर 4 दोबारा से देखें, उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 4 दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर। आप देखिए एक बार, आइए देखते हैं, आपको थोड़ा सा और लॉजिकली पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है गलत है। ये लीजिए मैं आ गया जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए आराम से। वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू। सेम बेटे, सेम लैंग्वेज, सेम क्वेश्चन वहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में कराया था F2 से। इट मीन्स अब आपको समझ आ गया कि F5 को करने के लिए आपको F2 की नॉलेज, बेटे ऐसा हमने F2 F5 बोल दिया है, चैप्टर तो एक ही है, नॉलेज तो एक ही है। तो आप देखिए ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस, मैंने इसको आराम से कैलकुलेट करके बताया था। बी की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, याद आ रहा है? बी की वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू निकाली थी, फिर रिग्रेशन इक्वेशन निकाली थी। बेटे पूरा डिटेल में किया लेक्चर नंबर 4 में। आपको यकीन नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 4 एक बार निकाल कर चेक कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी सब बातें आपको बताई हैं। आइए जी, आइए एक बार मैं एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहना चाहता हूँ, इट इज इक्वल टू F2 लेक्चर नंबर 4। But still, whenever you want to do the question, read the question sincerely. We know, line of best fit is always named as linear regression equation. हमें मालूम है कि line of best fit is always named as linear regression, and here they have used the word best fit. तो हमें पता है, तो घबराना नहीं है, मैंने तो उसको डायग्रामेटिकली लेक्चर 4 में कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है जी, तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। आइए हम एक बार पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पहले पढ़ लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं भूपेश आनंद, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपको बताने वाला हूँ। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 से मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। हमने जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनाया, हमने पास डाटा की हेल्प से फोरकास्टेड फिगर्स कैलकुलेट की, तो बेटे उसमें कुछ वीकनेसेस हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आज उनको डिस्कस करूंगा। तो लेक्चर नंबर 5 में आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी ओनली डिस्कसिंग विद रिग्रेशन एनालिसिस क्वेश्चंस। उनकी इलस्ट्रेशंस, उनके टेस्ट योरसेल्फ कर रहे हैं। आराम से पढ़ते हैं जी। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट,
प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ कंपनी assumed टू वेरी विद नंबर ऑफ मशीन आवर्स। आप बताइए मशीन आवर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बेटे प्रोडक्शन ओवरहेड इज डिपेंडेंट, क्योंकि जितने घंटे मशीन चलेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। इट मीन्स मशीन आवर्स इज इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ कंपनी आर अज्यूम्ड टू बी वेरी विद दिस अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मैंने लेक्चर नंबर 4 में डायग्रामेटिकली प्रूव करके दिया था आपको कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाते हैं। इन 2004 प्राइसेस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा। मतलब 2004 की आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालनी है, बट द पॉइंट इज 2004 में जो हम कर रहे हैं वो हिस्ट्री यूज कर रहे हैं 2000, 2001, 2002, 2003, बट द पॉइंट इज इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। नो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, दैट दे डोंट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन। तो कई बार हमें जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन भी हुआ है, ठीक है। ये ईयर है, ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं और ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है। मतलब जो 192 में चीज़ आती थी 192 में, आज वो 235 में आती है। इट मीन्स आई थिंक आप समझ रहे हैं दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिक्वायर्ड रिकंसाइल द कॉस्ट डाटा टू अ कॉमन प्राइस लेवल टू रिमूव डिफरेंस कॉस्ट बाय द इन्फ्लेशन। आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है। आप एक्चुअली में ना ध्यान से पढ़ भी दे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए। देखिए तो उसमें एक सेकंड के लिए खड़ा हूं, आप आराम से पढ़िए, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आर consumed to vary with number of machine hours worked. It means number of machine hours worked is independent and production overheads are dependent. ये बात तो सबको समझ आ गई। A line of best fit based on 2004 prices can be calculated from the historical data with cost adjusted in allow for cost inflation। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, ये 2001 के प्राइसेस पे हैं और 2001 में 192 था, बट अगर आप ध्यान से देखें 2004 में वही चीज 235 की है। इट मीन्स मेरे को थोड़ा सा इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, विच इज द मेन लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है सर। और बी पार्ट क्या है, इफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन करंट प्राइसेस इज दिस। वो कहता है मान लो ये रिग्रेशन इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इफ दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट देन calculate the expected overhead cost in 2005 is the expected this if expected cost index is 250। पूरे का पूरा क्वेश्चन इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं वो हिस्टोरिकल के बेसिस पे बनाते हैं, अब उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं। आप डायरेक्टली फ्यूचर में उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ना डालें। ठीक है सर। तो मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें प्रिपेयर की हैं, आप अगर आराम से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आइए सर, फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड इज डिपेंडेंट, सभी लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज डिपेंडेंट, प्रोडक्शन ओवरहेड इज डिपेंडेंट। आई थिंक ये तो हमें समझ आ ही रहा है। मशीन आवर्स आर इंडिपेंडेंट, मैंने जान के लिखा यार कि आपको और ज्यादा समझ आए, यू नो। ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाई है, ए प्लस बी एक्स, मशीन आवर्स वर्कड एक्स है। ठीक है सर। 33,000 प्लस 47 एक्स, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है सर। बी स्लोप होती है 47, ग्रेडियंट अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 4 में देखा था, हाउ वी कैन कैलकुलेट बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। बट यहां पर वो कह रहा है सबसे पहले आप इसको रिकंसाइल करो और इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेकर आओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स वी कैन यूज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब उन्होंने ना फॉर्मूला यूज किया है, अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 को देखें तो इसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या फॉर्मूला यूज किया है। बेटे फॉर्मूला का कोई यूज ही नहीं है, आप
इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मैं कहता हूं आपको $1,43,040 की कॉस्ट गिवन है 2001 की, एंड एट दैट टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाज 192. नाउ इन 2004 द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 235. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? 235 into 143040 upon 192. I think we can do easily cross multiplication. इतना है तो इतना, इतना है तो फिर कितना? तो मैंने बेटे $1,75075 की वैल्यू निकाल ली. इफ आई डू दैट लीनियर रिग्रेशन और उसमें मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेकर आ जाऊं, बेटे इजी है, आप आराम से देखो. मैंने आपको लॉजिकली इसको बताने की कोशिश की है कि थर्ड क्लास के मैथमेटिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं. इन्होंने पता नहीं क्या इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज़ किया है. आप देखो ना हमारी फिगर, ये जो 1717175 ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? विद हेल्प ऑफ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लॉजिकली है कि भाई ये वाले प्राइस, ये जो प्राइस है इस समय इंडेक्स था 192 है ना, 192. तो अगर इंडेक्स 235 होता तो फिर कितना होता? 192 अगर CII है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, then this much is a production overheads, then this much is a production overheads. तो अगर इतना होता तो कितना होता? I think they have calculated like this. उसके बाद बी पार्ट भी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. मैं इस समय आज के इस लेक्चर की लास्ट कंसेप्ट की बात करूंगा, लेकिन फिर मैं एक बार और दोबारा से अपने शीट में जा रहा हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं. बी पार्ट, चलिए बी पार्ट भी देख लें. जो मैंने कहा चलो आप कर लोगे, फिर मुझे लगा चलो मैं करा ही दूं. बी पार्ट में वो कह रहा है कि अगर आपकी बेस्ट फिट लाइन रिग्रेशन इक्वेशन लाइन होती y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 33,000 प्लस 47x. y क्या है? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. x क्या है? नंबर ऑफ मशीन आवर्स. इसके बाद इसको इसमें भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालना है. तो पहले तो सिंपल सी बात है जी, मैंने किया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू 33,000 प्लस 47 इंटू 3100. ये आ गया 1,78,700. ठीक है सर. अब लेकिन ये अब हमें 2005 में निकालना है. इसमें बेस जो है 235 का है, क्योंकि 2004 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 235 था. तो अगर इतना है तो इतना, इतना है तो फिर कितना? कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, लॉजिकली चल रहे हैं, कुछ मुश्किल है नहीं. मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर नंबर 5 के आखिरी पड़ाव पे आ गया. लेक्चर 5 का आखिरी पड़ाव है, चैप्टर 11 का आखिरी पड़ाव नहीं है. अब हम ये देखेंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन हमने डिस्कस किया, क्या उसके सारी अच्छी अच्छी बातें हैं या क्या उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं? यस, देयर आर सम लिमिटेशंस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन किट देखें, मॉक टेस्ट देखें तो भरा पड़ा है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन? तो आइए सर, फर्स्ट लिमिटेशन नो डाउट कैप्लॉन में गिवन है, बीबीबी में गिवन है, बट स्टिल आप लिखेंगे क्योंकि मैंने ना बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिमिटेशंस को लिखा है. ए पार्ट है अजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेरिएबल्स. पहली बात जो मैंने गलत अज्यूम की कि भाई जो दो वेरिएबल्स है ना उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है. बेटे ऐसा कंपल्सरी नहीं है. लेक्चर 4 में भी मैंने बताया था कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, but because they have only discussed about the linear relationship, so that is one of the most negative factor. That is, I will say, is the most, it is a disadvantage of linear regression, that we always assume that there is a linear relationship. There can be a quadratic relationship, ax square plus bx plus c is equal to 0. तो ये पहला एक लिमिटेशन है, अजम्पशन है. हम ये मान रहे हैं जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. सेकेंड इज इन रियल लाइफ आपको क्या लगता है? हमने डिटर्मिनेशन निकाल लिया, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन. क्या लगता है डिपेंडेंट वेरिएबल खाली इंडिपेंडेंट पे डिपेंड, एक ही वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, इफेक्ट होता है? हजारों फैक्टर्स हैं बेटे. आपकी जो सक्सेस है हजारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, खाली हार्डवर्क पे नहीं. तो ये भी एक लिमिटेशन है. तो मैंने लिखा इन रियल लाइफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन मैनी वेरिएबल्स, because it depends upon so many variables. So this is one of the most important limitation of linear regression. We are doing limitation the linear regression. Third, assumption of future is affected by historical behavior. आप ये बताइए, आपके पेरेंट्स जो करते थे आज आप वो नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे आने वाले टाइम पे वो नहीं करेंगे. बट लीनियर रिग्रेशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हिस्ट्री थी इट विल रिपीट इटसेल्फ. आजकल नहीं होता ऐसा, होता होगा कुछ हद तक,
बट इन्होंने जो असम्पशन लिया वो थोड़ा सा गलत है। तो बेटे थर्ड लिमिटेशन आप लिख रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, वो बेवकूफ हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये लिमिटेशन आपके माइंड में जा रही है, फिर आप मॉक टेस्ट में इजीली कर पाएंगे, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस हो पाएंगे। सडन चेंजेस इन द मार्केट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय फोरकास्ट। बेटे कई बार क्या होता है, कोविड-19 का सिनेरियो आ गया, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर आ गया, चंद्रयान 3 हो गया, है ना, उसके बाद G20 चला गया, ये सब कुछ हो गया, कितना पीरियड भी हो चुका है इसका। अब ये फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करते हैं, तो वो रिसेंट चेंजेस जो है ना उसमें नहीं आता। तो ये लिखा है सडन चेंजेस इन द मार्केट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द फोरकास्ट, फोरकास्टेड फिगर्स आर विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। जैसे मैंने अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बताया कि जो आपने फोरकास्टेड फिगर्स निकाली थी उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता, जबकि इस दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको दोबारा से इन्फ्लेशन का इंडेक्स निकाल के बेसिस पे वो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे अभी अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 का बी पार्ट में किया। So these are some of the limitations which are already there in your Kaplan as well as in BBB. If you can directly have a look on that, मैं आ रहा हूँ Kaplan में, आप एक बार देखिए ना, आपको सब दिया हुआ है, कुछ मुश्किल है नहीं। ये देखिए मैंने उसको नॉर्मल फैशन में सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर दिया, बस और कुछ नहीं किया जी। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पूरा रिग्रेशन को समझ लिया है। अब हम आ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में। 5 में हमने ये किया, 6 में भी कोई नया कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मैं बेटे, टाइम सीरीज की बातें करूंगा। जो टाइम सीरीज मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था, ट्रेंड बताया था, साइक्लिकल वेरिएशंस बताई थी, सीजनल वेरिएशंस बताई थी, रैंडम वेरिएशंस बताई थी, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 में। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।